आवाज सबको मेरा जा रहा है? देखो, यस। हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन हम लोग पढ़े थे कल। कल का क्लास था जिसमें हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़े थे। हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं जो हम लोग पढ़े थे उसको। ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। क्यों सेल्फ स्टार्टिंग होता है? क्योंकि ये अपने से रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कंडीशन, वर्किंग प्रिंसिपल क्या था? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तीसरा, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। फिर भी हम लोग स्टार्टर क्यों यूज करते हैं? स्टार्टर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि लिमिट कर सके करंट को, जो स्टार्टिंग करंट 7 to 8 टाइम्स होता है वो। ठीक है। तीसरा, हम लोग चौथा कंडीशन ये देखे थे, टाइप्स ऑफ रोटर। टाइप्स ऑफ रोटर के ही बेसिस पे डिसाइड होता है कि टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर कैसा है। क्या वो स्क्वायरल केज है, क्या वो स्लिप रिंग है? तो दो टाइप का होता है। क्या देख करके बताओगे, स्क्वायरल केज है या स्लिप रिंग है? टर्मिनल। टर्मिनल्स। उसका टर्मिनल देख करके। ठीक है। और अगर टर्मिनल नहीं देखे, उसका डायरेक्ट रोटर देख पाए, तब तो फिर रोटर देख करके ही बता देंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे थे क्या, फिफ्थ नंबर पे, जो कि कंसेप्ट ऑफ स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तुम लोग समझ लिए ना, तो फिर इंडक्शन मोटर में स्पीड वाला तो झमेला ही खत्म हो जाएगा। क्या है? तो ये हमारा है स्टेटर। उसके चलते आता है क्या, तो स्टेटर आरएमएफ। फिर ये हमारा है रोटर। रोटर के चलते क्या आता है, तो रोटर आरएमएफ। मतलब एक बोलने वाला बात है। ये हम लोग का जीरो स्पीड से रोटेट करता है, ये एनएस स्पीड से, ये एनआर स्पीड से, ये हमारा एनएस स्पीड से। अब तुम लोग को कुछ भी पूछ ले, स्पीड ऑफ ब्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ब्लैंक, जो पहले बोला है उसको यहाँ से पहले वाले को ले लेना, बाद में जो बोला है यहाँ से बाद वाले को ले लेना। जैसे स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या हो जाएगा? NS माइनस NR। एनआर। एनएस माइनस, सॉरी, एनआर माइनस जीरो। यस। सर स्टेटर एनआर बोले माइनस थे। जीरो हो जाएगा। स्टेट स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर। NR ठीक है। माइनस जीरो। मतलब तुम लोग का सिंपल है, यहाँ पे तुम लोग देखोगे, उसके बाद फिर तुम लोग को ये बन गया, उसके बाद जो मर्जी पूछ ले सवाल बता पाएंगे हम लोग। अगर तुम लोग को सपोज करो क्वेश्चन बोलेगा स्पीड ऑफ रोटर, तो फिक्स है यहाँ पे तो एनआर होगा। विथ रेस्पेक्ट टू जो भी बोलेगा यहाँ पे उधर लिख देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट देखे थे, कंसेप्ट ऑफ स्लिप। यहीं से आज हमारा कहानी गाड़ी आगे बढ़ेगा। क्या होता है परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला? एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाई एनएस इंटू 100। अब बताओ ये यहाँ पे क्या है, एनएस सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं आरएमएफ का स्पीड। आरएमएफ ही है ना, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है। यस। एनआर स्पीड ऑफ रोटर। रोटर। रोटर का स्पीड। अब बताओ, स्टार्टिंग में अभी हमारा इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या रोटर घूम रहा है? नो सर। नहीं। रोटर अगर नहीं घूम रहा है मतलब एनआर का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो अब बताओ, अट स्टार्टिंग एनआर का वैल्यू कितना है, तो एनआर इज इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब क्या है, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एनएस माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एनएस वन। अट स्टार्टिंग, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, स्टैंड स्टिल। ठीक है। स्टैंड स्टिल जैसे हो हेलो वैसे। सर। हाँ बोलो। सर जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया ना, इसको एक बार रिवाइज कर दिया दोबारा, थोड़ा लेट से ज्वाइन किया है। देखो हम लोग कुछ नया नहीं पढ़े हैं, हम लोग सब अभी हम लोग रिवाइज ही कर रहे थे। देखो, कंसेप्ट ऑफ स्लिप अभी से हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, कुछ छूटेगा नहीं ठीक है तुम्हारा। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि लेट ज्वाइन किए हो, तो जहां ज्वाइन किए, जहां जब जागो तब सवेरा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो, एनएस माइनस एनआर बाई एनएस इंटू 100 होता है कंसेप्ट ऑफ स्लिप। हम लोग का अभी रोटर स्टार्ट नहीं हुआ है, अट स्टार्टिंग, मतलब हम लोग का एनआर इज इक्वल्स टू जीरो। स्लिप का वैल्यू कितना आ गया, स्लिप का वैल्यू आ गया 1। तो अगर अब कहीं पे तुम लोग को बोला जाए बताओ स्टार्टिंग में स्लिप कितना होता है, तो स्लिप 1 होता है। फुल लोड में स्लिप कितना होता है, तो स्लिप एस होता है।
मैक्सिमम टॉर्क के टाइम में स्लिप कितना होता है, तो एस टी एम बोल लो या एस एम बोल लो, ये तीन चीज, ये दोनों सेम है, मतलब एक लिख देते हैं, ये एस एम, ये एस, और एस इज इक्वल टू 1, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर कभी बोल दे कि बताओ हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिप, अगर हमारा जो है एन आर जो है रोटर का स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड से मैच कर जाए तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 स्लिप जीरो होगा। स्लिप अगर जीरो हो जाएगा स्लिप अगर जीरो हो जाएगा तो फिर हमारा फ्लक्स का कटिंग ही नहीं होगा, क्योंकि स्लिप स्पीड जरूरी है फ्लक्स कट होने के लिए। चोर को हम लोग पकड़ ही लेंगे तो फिर हम लोग और कहाँ जाएंगे, हम लोग तो रुक जाएंगे ना फिर। सपोज करो कोई चोर अगर चोरी करके भाग रहा है, हम लोग तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उसको, सर तो एक बार इन हम लोग लोग उसको, मतलब सर रिलेटिव मोशन बिटवीन नहीं होगा सर, तो इस कारण से ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। हाँ मतलब फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, सिंपल सा। ठीक है। ठीक है सर। तो अब यहाँ के बाद हम लोग का स्टार्ट होता है क्या, तो सबसे पहले तो रोटर सर्किट, और आता है क्या, टॉर्क इक्वेशन। ये हम लोग अभी देखेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये समझिए फिर हम लोग सारा चीज समझ लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमको तो प्ले करना होगा, वीडियो कहाँ चला गया, टॉर्क इक्वेशन, हाँ ये ओपन विथ क्रोम। और ये इसको हम स्टॉप शेयरिंग, म्यूट कर लो, ठीक है, सबको म्यूट कर लो। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, तो टॉर्क इक्वेशन को हम लोग डेराइव करना सीखेंगे, टॉर्क इक्वेशन। तो अब डायरेक्टली टॉर्क इक्वेशन से पहले बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा, और तुम लोग आज देख पाओगे कि जो हम लोग का मशीन है, चाहे फिर वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे फिर वो डीसी मशीन हो, चाहे फिर वो इंडक्शन हो, अभी हम लोग सिंक्रोनस नहीं पढ़े हैं तो उस पर बात नहीं करेंगे। हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि तुम लोग ट्रांसफार्मर, डीसी, और आज मतलब अभी तुम लोग इंडक्शन पढ़ रहे हो, ये तीनों तुम लोग का कनेक्ट होता चला जाए, और तुम लोग को ऐसा ना लगे कि वो मशीन अलग है, ये मशीन अलग है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा ना लगे। सारा मशीन को एक पॉइंट पे उठा करके ले आएंगे, वही है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन। कुछ तो पार्ट जैसे देखो, इंडक्शन मशीन क्या है, इंडक्शन मशीन रोटेट भी करता है, और ये काम कैसे करता है, तो ट्रांसफार्मर की तरह इसमें ट्रांसफार्मर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और इसमें रोटेटिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो दोनों होगा। तो अब ये डेराइव कैसे होगा, टॉर्क इक्वेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर ले रहे हैं। हाँ, तो देखो, सबसे पहले टॉर्क इक्वेशन से पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं, जो कि एक मिनट, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। हाँ, ये हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। क्या है बेसिक, मतलब ये टॉर्क इक्वेशन के लिए बेसिक्स। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को ये देख लो, एक काम करते हैं, पहले हम लोग रोटर सर्किट बनाते हैं, रोटर सर्किट। अब डायरेक्टली हम लोग रोटर सर्किट नहीं बनाएंगे, जैसे तुम लोग को कहीं पे भी तुम लोग देखोगे वहां पे लोग ऐसे बना देते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये ऐसा, वो ऐसा नहीं बनाएंगे। हम लोग पूरा फील लेते हुए पढ़ेंगे, रोटर सर्किट और हमारा स्टेटर सर्किट। इसको हम साइड कर देते हैं। स्टेटर सर्किट, हम लोग यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ये आर फेज आ गया। सबसे पहले तो वाइंडिंग है, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी होता है, कॉइल भी होता है। ठीक है, ये इधर से आर फेज आया,
ये इधर से आर वाई बी, ठीक है, इस तरह से आर वाई बी 3 फेज है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। ये हमारा हो गया कैसा, तो ये स्टेटर सर्किट हो गया। रोटर सर्किट भी उसी तरीके से बनेगा। दोनों में स्टार कनेक्शन ही रहेगा सर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग तीनों अगर एक टर्मिनल में को स्टार है तो निकालते हैं दोनों में स्टार होगा। और हम लोग जो है इसमें शॉर्ट कर देते हैं, ये इस तरीके से। ये हमारा रोटर सर्किट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट को, अभी हम इक्विवेलेंट सर्किट नहीं समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जैसे पढ़ेंगे। ये हमारा एक सर्किट बनेगा, ठीक है, मतलब हम लोग इसको ध्यान देंगे। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है रोटर, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है स्टेटर। स्टेटर में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, मतलब इधर इंड्यूस ईएमएफ कितना हो रहा है, तो यहाँ पे ईएमएफ हो रहा है E1। सेकेंडरी में कितना होगा, तो हम लोग ट्रांसफार्मर से जानते हैं ये होता है E2, ठीक है। अब ये E2 का वैल्यू कितना होता है, या फिर यहाँ पे स्लिप कैसे आता है, क्या होता है, वो अब हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग सिंपल सा बात कर रहे हैं, ये हमारा रोटर है, ये हमारा स्टेटर है। हम लोग का रोटेट क्या करता है, रोटर। टॉर्क किस में लगेगा, रोटर में लगेगा। तो अब हम लोग जो है, हम लोग सारा कंडीशन रोटर का देखने लगते हैं। देखो तो रोटर सर्किट कैसा दिखाई दे रहा था, वहां से अगर देखोगे तो तुम लोग देख पाओगे, इधर से तो यहाँ पे हम लोग का E2 आ रहा था, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा इंडक्टेंस था, और इस तरीके से कुछ था R2, और इसका नाम JX2 दे दो या फिर X2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो सॉर्टेड था, इसी के लिए हम लोग इसको सॉर्ट कर दिए, ठीक है, इस तरीके से था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, तो ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसा ट्रांसफार्मर काम करता है उसी तरह से। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, याद करो। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ 4.45 ZN। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये होता है हमारा 4.44 2 पाई एफ इंटू फाई एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय, या फिर इसको डिवाइडेड बाय √2, इस तरीके से। इसी को हम लोग जब सॉल्व करते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय √2, देख लो 2 पाई डिवाइडेड बाय √2 कितना आता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय √2, 4.44। इसी के लिए हम लोग लिखते हैं 4.44 इंटू एफ इंटू फाई एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर ये प्राइमरी है N1, सेकेंडरी है N2, मतलब हम लोग लिखते हैं E1 बाई N1 इज इक्वल्स टू E2 बाई N2 इज इक्वल्स टू 4.44 F इंटू फाई एम, ये हम लोग लिखते हैं। हम लोग को क्या समझ आया, हम लोग को ये समझ आया कि ये जो है E, या फिर यहाँ पे ये E और ये E दोनों डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में। ट्रांसफार्मर तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बट हमारा इंडक्शन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो इसी के लिए अगर यहाँ पे S मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे S मल्टीप्लाई होगा। अगर हम लोग यहाँ पे F के जगह SF लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो E2 के जगह SE2 लिखेंगे ना, इसी के लिए यहाँ पे टर्म आ जाता है SE2। ये कैसे आता है, ये समझ आया तुम लोग को। यहाँ पे SF रोटर का फ्रीक्वेंसी है, FR हम लोग कल डेराइव किए थे SF। इसी के लिए यहाँ पे जब S इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड में भी तो होगा ना, इसी के लिए SE2 यहाँ पे लिखते हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है X को कैसे लिखते हैं, J ओमेगा L, ऐसे ही लिखते हैं। ओमेगा क्या है, ओमेगा 2 पाई F है, तो 2 पाई F, जहाँ पे F आएगा वहाँ पे तो S भी आएगा ना, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई, या फिर हम लोग सिंपली इसको लिखते हैं J इंटू S इंटू X2। S आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि SF आता है, क्योंकि ये रोटर है ना, ये तो रोटर है। तो रोटर में तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होता है, ये FR इज इक्वल्स टू SF होता है, कल हम लोग डेराइव किए थे इस चीज को। इसी के लिए फाइनली जो हमारा सर्किट डायग्राम बनता है, फाइनली
ये क्या बनता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये प्लस माइनस SE2, ये हमारा R2, ये हमारा S इंटू X2। जे भी, जे हम लोग वैसे लिखते नहीं है बट ठीक है, S इंटू X2 ऐसे हम लोग लिखते हैं। अट स्टैंड स्टिल मतलब अभी हमारा जो है रोटर चलना स्टार्ट नहीं हुआ है, उस टाइम में स्लिप का वैल्यू कितना होता है, स्लिप इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि स्लिप इज इक्वल्स टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS होता है। NS का वैल्यू 0 है, रोटर तो अभी चल ही नहीं रहा है ना, स्टैंड स्टिल मतलब रोटर 0 है, तो NS बाई NS इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी के लिए स्टैंड स्टिल में हमेशा हमारा स्लिप का वैल्यू 1 होता है। अगर अट स्टैंड स्टिल बनाएंगे तो E2 R2 X2 ऐसा आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सर्किट डायग्राम सर पहले बना साउंड लेते हैं। कट रहा है। सर साउंड नहीं आ रहा। सर आवाज सर्किट कट रहा डायग्राम है। हमारा कुछ इस तरीके से है। ऐसे ना बना करके इधर से ही बनाते हैं। SE2 R2 J X2, या S यहाँ पे आ जाए, इसको J को हटा देते हैं, SX2 लिखते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अट स्टैंड स्टिल का सारा कंडीशन इधर लिखेंगे और फिर अट रनिंग कंडीशन का सारा इधर लिखेंगे। अट रनिंग, यहाँ पे क्या होगा, स्लिप इज इक्वल्स टू 1 होता है, यहाँ पे स्लिप लेस देन 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी S है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे सपोज करो एक करंट आएगा, I2 डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो यहाँ पे I2 या फिर I2 डैश कुछ भी बोल लो, I2 का वैल्यू कितना आएगा, देखो स्लिप नहीं है इसी के लिए I2 लिख रहे हैं, क्योंकि ये E2 जितना EMF ये ट्रांसफार्मर हो गया। अगर स्लिप नहीं आएगा यहाँ पे, स्लिप 1 है मतलब ये सिंपली ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे I2 लिखेंगे। I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। इम्पीडेंस RL सर्किट का हम लोग को पता है R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ये होता है। फिर हमारा यहाँ पे करंट आ गया। फिर अब हम लोग निकालेंगे पावर फैक्टर। क्यों ये सब निकाल रहे हैं, सब अभी तुम लोग को समझ में आएगा। कॉस फाई, फाई क्या है, तो फाई E2 और I2 के बीच का एंगल है। फाई यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन E2 एंड I2 फाई है, तो कॉस फाई। कॉस फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, और ये सेकेंडरी है मतलब 222 लिखा हुआ है, इसी के लिए ये फाई 2 नाम दे दो, इसी के लिए ये फाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस फाई 2। कॉस फाई 2 का हम लोग को फॉर्मूला पता है कि हम लोग का जो इम्पीडेंस ट्रायंगल हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं, ये अगर हम लोग का फाई होता है, ये हमारा R होता है, X होता है Z, तो यहाँ पे हम लोग कॉस फाई लिख सकते हैं R बाई जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 बाई Z2। Z2 क्या है, R2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रनिंग कंडीशन पे आते हैं। रनिंग कंडीशन में हमारा S के साथ आएगा, यहाँ तो S कुछ नहीं था ना, तो हम लोग सिंपली ये इक्वेशन को यहाँ पे सेम कर देते हैं कॉपी, और वो हो जाएगा पेस्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा। बट क्या क्या चेंजेस आएगा वो बताओ। चेंजेस आ जाएगा, I2 अब I2 डैश रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लिप आ जाएगा। SE2 के जगह में मतलब E2 के जगह में SE2 आ जाएगा, X2 के जगह में SX2 का होल स्क्वायर होगा। उसी तरह से cos फाई 2 में क्या आ जाएगा, इसको भी फाई 2 डैश नाम दे दो, यहाँ पे SX2 के जगह होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हम अच्छे से लिख देते हैं सो दैट कि S स्क्वायर, सर ये स्क्वायर तो पहले से ही रहेगा, X2। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। क्या चेंजेस आया दोनों में वो तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्लियरली। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे तो रेजिस्टेंस को हम लोग बदल देते हैं, और उधर R/2 को स्लिप रिंग में कैसे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। अभी उतना हम लोग को नहीं जाना है, अभी हम लोग को टॉर्क इक्वेशन डेराइव करने के लिए उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इतना अगर अभी तक क्लियर हो गया है तुम लोग को, तो अब हम लोग डीसी मशीन का हेल्प लेंगे। अभी हम लोग किसका हेल्प लिए थे, ट्रांसफार्मर का। क्या हेल्प लिए थे, तो EMF इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू F इंटू फाई इंटू
नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ से क्या हम लोग को पता चला, ये हम लोग का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। क्या पता चला ट्रांसफार्मर से, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये N क्या है, तो ये N है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और ये फ्लक्स तो रहेगा ही ना, फ्लक्स नहीं रहेगा तो फिर ईएमएफ आएगा ही नहीं, चाहे फिर वो डीसी मशीन हो चाहे फिर वो ट्रांसफार्मर हो। अब तुम लोग को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं डीसी मशीन। अब हम इसको फुल्ली तुम लोग को समझा तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये डीसी मशीन हमारा नहीं है, बट तुम लोग एक बहुत फेमस सा इक्वेशन होगा जो तुम लोग को अभी भी याद होगा, E इज इक्वल टू 5PN Z/60A। अब ये कैसे आता है, क्या होता है, इतना हम लोग बेसिक्स नहीं जाएंगे, बट डीसी मशीन में ये एक ईएमएफ का इक्वेशन आता है जो कि हम लोग डिराइव करते हैं। बहुत अच्छा इसका भी प्रूफ है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे क्या, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, जेड कंडक्टर कांस्टेंट है, पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है। मतलब क्या बच गया, ये जो भी कांस्टेंट है। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? सर नहीं सर समझ नहीं में यार, नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा सर। सर नहीं सर आ रहा। कभी कभी आपका वॉइस ना बहुत स्लो बाउंस जा रहा है सर पूरा। होता है सर। अच्छा, तो इसको हम कट कर दे या क्या करें, इसको हम प्ले करें या छोड़ दें, क्योंकि ये टफ तो है। सर सर, इंडक्शन का अभी फ्रीक्वेंसी चेंज, इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी दोनों का चेंज क्यों होता है, रोटर और स्टेटर का? हाँ सर, ये भी क्वेश्चन है। अरे तो वो तो अभी देखे ना, ट्रांसफार्मर में तुम लोग नहीं देखे क्या, ई जो होता है ईएमएफ वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड हो रहा है ना। ट्रांसफार्मर का का अलग जो अलग कैसे कांस्टेंट होगा? रहता है ना, ट्रांसफार्मर का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, अच्छा फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों हो रहा है बोल रहे हो, एफ आर इज इक्वल हाँ टू एस सर, एफ क्यों हो रहा है? अरे वो तो हम कल डिराइव किए हम लोग, वो डेरिवेशन नहीं देखे क्या तुम लोग, एफ आर इज इक्वल टू एफ एस कैसे होता है, सॉरी एफ आर इज इक्वल टू एस एफ कैसे होता है। देखो इसको हम हटा देते, अब क्या करना है बोलो। यस सर। लाइव में पढ़ा है सर। देखो लाइव में हट पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो पाएगा, ये जो 40 मिनट में है ना, ये 2 दिन बीत जाएगा, तो मतलब लाइव में वो दिक्कत है। 13 में लग रहा सर है। बट समझ भी तो आना चाहिए ना। सर अभी बिल्कुल, इसी के लिए तो रोक दिए लगेगा ना, तो लगेगा, इसी लेकिन के लिए तो रोक नहीं दिए, बना सकते। बिल्कुल इसी के लिए रोक दिए। चलो देखो हम लोग लाइव पढ़ते हैं। तो एक चीज कर सकते हैं सर। एनिमेशन लगता है। क्या बोल रहे हो? सर एक एक चीज एक, कर सकते हैं सर। हाँ मनोहर बोलो। सर बोल रहे थे ना, ये जो रिकॉर्ड वाला वीडियो है एक बार हम लोग को भेज देते ना, हम लोग देख लेते फिर समझाते तो ज्यादा समझ में आता। हाँ ये एक किया जा सकता है कि एक दिन पहले तुम लोग को सामने वो मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो है उसको हम लोग क्लास में कर सकते हैं, ये एक किया जा सकता है। यस ठीक सर, है ये पूरा है। चलो, तो हम लोग लाइव आज पढ़ते हैं, ठीक है। कोई कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता है, कहाँ तक समझ आया वो बताओ तुम लोग। सर अगर रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे ट्रांसफार्मर का इक्वेशन तो समझ में आया, उसके बाद ऊपर से जा रहा। देखो सिंपल सा बात है, हम लोग का इंडक्शन मशीन जो है वो ट्रांसफार्मर भी है, क्योंकि प्रिंसिपल तो ट्रांसफार्मर का है ना उसमें, और वो रोटेटिंग भी है। तो ट्रांसफार्मर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा और रोटेटिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। तो हमारा जो ईएमएफ है वो ट्रांसफार्मर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा, और वो रोटेटिंग, जो भी रोटेटिंग है, नाम किसी का नहीं ले रहे, रोटेटिंग पे भी डिपेंड करेगा। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का इक्वेशन क्या है? स्क्रीन से हो जाएगा। स्क्रीन शेयर नहीं है, वेट, ये सर नहीं हो रहा। चलो देखो, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन होता है 4.44, जो कि याद करते हैं और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ओमेगा वाला टर्म से रखते हैं, ओमेगा को 2π लिखते हैं, 2π/√2 कर देते हैं तो 4.44 आता है, ठीक है। ये हो गया। इससे हम लोग को क्या समझ आया, इससे हम लोग को ये समझ आया ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी जो होता है सप्लाई, जो हम लोग कल देखे थे, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ होता है, ये कैसे होता है? तो हम लोग का जो एफ होता है, सिंपल सा फॉर्मूला एक है हमारा, एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। इससे एफ का फॉर्मूला निकाल लो,
P इंटू एन एस डिवाइडेड बाई 120। ये हम लोग का F क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी मतलब हम सप्लाई कहाँ पे दे रहे हैं? हम लोग रोटर में दे रहे हैं, स्टेटर में दे रहे हैं? स्टेटर। स्टेटर में। स्टेटर में। मतलब P बाई 120 तो रहेगा ही रहेगा इधर, इंटू RMF का स्पीड ऑफ RMF विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर क्या हो जाएगा? NS माइनस 0। इसी के लिए PN डिवाइडेड बाई 120 होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बताओ? P डिवाइडेड बाई 120 स्पीड ऑफ RMF विथ रेस्पेक्ट टू रोटर रोटर। NS माइनस NR। NR। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या S इज इक्वल टू क्या जानते हैं? NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, NS माइनस NR इज इक्वल टू हो जाता है SNS। अब ये SNS को सिंपली यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाता है P डिवाइडेड बाई 120 इंटू S इंटू NS। ये S को बाहर ले जाओ इधर, और ये PNS डिवाइडेड बाई 120 क्या था? PNS डिवाइडेड बाई 120 सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो FR इज इक्वल टू SF। अब ये क्यों होता है सर, कैसे हो जाता है? अब इसका क्या डेफिनेशन है? ये तो प्रूव हो गया ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्लिप पे डिपेंड करता है। यस सर। अब मतलब ये डेराइव हो जाने के बाद पूछोगे कि सर कैसे हो जाता है, तो ये तो ऑलरेडी डेराइव्ड है कि हाँ मैथमेटिकली प्रूव्ड है। लास्ट स्टेप क्या किए? लास्ट स्टेप देखो हमारा यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे, रोटर फ्रीक्वेंसी को FR लिख रहे हैं, यहाँ पे P डिवाइडेड बाई 120 इंटू S इंटू NS। इस S को इधर ले जाओ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं S इंटू P इंटू NS डिवाइडेड बाई 120। इसको हम लोग लिख सकते हैं S इंटू P डिवाइडेड बाई 120 इंटू NS माइनस 0। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसी को तो हम लोग बोलते थे ना FS, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यस सर। इसी के लिए हमारा FR इज इक्वल टू SFS आता है। ये डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो भी तुम लोग अभी देखो ट्रांसफार्मर का हम लोग हेल्प लिए। अब देखो ये PDF में तुम लोग को हो सकता है मिस्टेक हो जाए, क्योंकि PDF में बहुत पेज होगा यहाँ पे, तो तुम लोग कैसे करोगे? लास्ट से हम करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, हम लोग ट्रांसफार्मर से क्या सीख लिए? हम लोग ट्रांसफार्मर से ये सीख लिए EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसी के लिए हमारा रोटर में जो टर्म बन रहा था, जैसे ये यहाँ पे SE2 आ रहा था, यहाँ पे R2 था। R2 फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसी के लिए R2 लिख रहे थे। X फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? यस सर। इसी के लिए यहाँ पे SX2 लिख रहे थे। इस टाइप से हमारा सर्किट बन रहा था। अब इसी में हम लोग करंट अगर मान लो सपोज करो आ जाएंगे, क्योंकि ये देखो पाथ तो कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, ये प्लस माइनस, तो पाथ कंप्लीट हो गया। आई रोटेट कर मतलब आई यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन है? रोटर है। और अगर इंडक्शन मशीन का रोटर ट्रांसफार्मर का क्या होगा? सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो हम लोग यहाँ पे I2 नाम देंगे। I2 इज इक्वल टू क्या होगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस। SE2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सॉरी यहाँ पे रूट होगा। क्या चीज समझ नहीं आया यहाँ पे वो बताओ। सर यहाँ पर I2 क्यों निकाल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। अरे क्यों निकाल रहे का मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। क्या समझ नहीं आया वो बताओ, क्यों निकाल रहे? वो बात तुम लोग को समझ में आएगा वही तो। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मतलब यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बना के ये रियल इक्वेशन है ना सर? हम लोग एक बेसिक सा पढ़ रहे हैं ताकि टॉर्क इक्वेशन डेराइव हो, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको पहले सुन लो। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब में ज्यादा करोगे तो वही करते रह जाओगे। आखिर ये नहीं करेंगे तो अभी हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगर तुम लोग को लिख देंगे E इंटू I2 इंटू कॉस थीटा, बस बोलोगे यह कहाँ से आया। हम बोलेंगे याद कर लो, जो कि सब बोलते हैं। तो फिर तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया। उसी को हम डिराइव करना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से आया उसको।
तो एक माहौल बना रहे, इसी के लिए तुम लोग को जब स्टार्टिंग हुआ तो हम बोले कि ये बेसिक्स है जो कि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, और हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं। हम विथ बेसिक सारा चीज क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहले ऐसे हो गया था ऐसे हो जाएगा। तुम लोगों को तो ये भी मतलब अगर हम बोल दें कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, तो बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसे होता है। आप बताइए सर, इस बात छोड़िए। ठीक है, तो देखो इंटरप्ट ऐसा नहीं करो कि मतलब देखो जेन्युइन डाउट है बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बट अगर बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अरे कुछ सेंस होगा तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो, तो क्वेश्चन पूछने का एक मतलब वो रखो थोड़ा सा लिमिटेशन, ताकि हम लोग को सिलेबस टाइमली कवर करना भी है और तुम लोग को समझ भी आना है। और मेरा ये मानना है कि तुम लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, बट अगर बिल्कुल रोक दोगे तो फिर तो दिक्कत है ना। देखो I2 हो गया यहाँ पे। अब ये I2 कैसा कंडीशन है, क्या ये हम लोग का रेफरिंग वाला कंडीशन है, इसी के लिए हम लोग रेफरिंग साइड में यहाँ पे I2 डैश लेते हैं या फिर I2 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग cos फाई निकालते हैं। cos फाई क्या होता है, cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। बेसिक जो होता है वो अगर ये फाई है तो ये R, ये X, ये Z। cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, R बाई Z। अब ये RL सर्किट है, RL सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस X का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं ना। तो cos फाई का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर रेजिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन तुम लोग को ध्यान रखना है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग डीसी मशीन का हेल्प लेंगे। डीसी मशीन का क्या हेल्प लेंगे, तो तुम लोग एक बहुत फेमस सा इक्वेशन है ईएमएफ इक्वेशन, कितने लोग डराइव किए हो और याद है, तुम ही लोग बताओ क्या है। Yes, sir. P5ZN upon 60A. P5ZN अपॉन 60A। इसमें क्या है, फाई क्या है, तो फाई तो फ्लक्स पर पोल है, वो हमारा वेरी मतलब करेगा, वो चेंज कर सकते हैं हम लोग, डिपेंड करता है। जेड नंबर ऑफ कंडक्टर, वो तो हम लोग फिक्स कर दिए ना, एक बार मशीन बन करके रेडी हो गया फिर तो जेड नंबर ऑफ कंडक्टर तो अब चेंज नहीं कर सकते हम लोग। No, sir. ये जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया। पोल, नंबर ऑफ पोल, एक बार मशीन डिजाइन कर दी है कि 2 पोल का है फिर 4 पोल का है, डीसी मशीन का बात कर रहे हैं, तो ये पोल भी हमारा फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ए पैरेलल पाथ, अगर वेव वाइंडिंग है तो 2 होगा, अगर एक होता है वेव वाइंडिंग, एक होता है लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग अगर है तो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। Yes, ठीक है, sir. तो ये Yes, कांस्टेंट sir. है, 60 कांस्टेंट है। इससे हम लोग को क्या समझ आया, इससे हम लोग को ये समझ आया कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्लक्स इनटू एन। यहाँ पे एन क्या है, तो स्पीड इन आरपीएम। तो यहाँ से हम लोग को समझ आता है कि रोटेटिंग मशीन का ईएमएफ जो है वो फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ मतलब स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर से हम लोग को क्या समझ आया, ट्रांसफार्मर से ये समझ आया कि फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है, एन, वहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे कि एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है कि एन स्पीड होता है, इसके लिए हम डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर दोनों का हेल्प लिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग डराइव किए इसको, अगर कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल टू के फाई एन, और एन ये हम लोग का नॉर्मल स्पीड है, इसको हम लोग जब एंगुलर स्पीड में लिखते हैं तो ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 होता है। ठीक है, अगर ये एन आरपीएम में है तो, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन होता है अगर ये हमारा आरपीएस में है तो, ये हमारा आरपीएम में है तो यहाँ पे हम लोग के फाई ओमेगा लिख सकते हैं। क्यों ओमेगा लिख रहे हैं, क्योंकि बाकी 2 पाई बाई 60 को हम लोग बाकी इस के में डाल दिए कांस्टेंट में। ठीक है, तो यहां से ये टर्म हमारे पास आया। इतना दूर तक क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ अब सर। आते हैं हम लोग टॉर्क Yes. में। टॉर्क का मतलब ही होता है क्या, फॉर्मूला ही होता है पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, ओमेगा। क्या घूम रहा है, रोटर घूम रहा है, ओमेगा आर। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। अरे पावर, हाँ मतलब वो तो होता है, बट पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट, VI। वी आई कॉस फाई डिवाइडेड बाय ओमेगा आर, यही होगा।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये आई, हम लोग का रोटर घूम रहा है, इसी के लिए I2 फाई, यहाँ पे फाई टू क्या है, तो फाई टू एंगल बिटवीन E2 एंड I2 है, ठीक है। अब ये सारा खेल V का है, V कहाँ से मिलेगा, तो V यहाँ से मिलेगा, ये E मतलब तो V होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. EMF तो V, Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग K फाई ओमेगा वहाँ पे लिखेंगे, ये V के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, K फाई ओमेगा इंटू I2 इंटू कॉस फाई टू डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा आर होगा, ये भी ओमेगा आर होगा, रोटर घूम रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। इसी के Yes, लिए sir. तुम लोग डीसी मशीन में तुम लोग पढ़ते होगे इन डीसी मशीन। देखो हम सारा मशीन को एक जगह सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई टॉर्क अलग नहीं है, डीसी का टॉर्क अलग नहीं है, एसी का टॉर्क अलग नहीं है, सारा सेम है। तुम लोग डीसी मशीन में टॉर्क पढ़े होगे क्या, टॉर्क इज इक्वल टू के फाई ओमेगा, यूज भी किए होगे न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन इंडक्शन टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू I2 इंटू कॉस फाई टू। बहुत टीचर तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, हम यहाँ पे तुम लोग को इसी को डराइव करना चाह रहे थे। अब ये डराइव हुआ तो हम लोग को क्या, अब इससे पहले एक बेसिक और हम लोग का बच गया है, यहाँ से देखो फाई बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं अगर बाकी सारा चीज को कांस्टेंट कर दे तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, अगर फ्लक्स ज्यादा देंगे तो ईएमएफ ज्यादा मिलेगा। Yes, sir. इसी के लिए हम लोग यहाँ पे फाई को भी रिप्लेस कर देते हैं E2 से, ठीक है। तो अब हमारा क्या मिला, तो अब हम लोग को मिला टॉर्क इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, K इंटू E2 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ फाई टू, यही मिला हम लोग को। Yes, sir. बस यहीं से कहानी टॉर्क इक्वेशन का स्टार्ट होता है। जैसे टॉर्क इक्वेशन तुम लोग देखोगे कहीं पे भी, किसी भी जगह तुम लोग टॉर्क इक्वेशन देखोगे तो वहां पे यही जगह से स्टार्ट किया जाता है, बट ये आता कैसे है ये कोई नहीं बताता है, बस लिख देते हैं लोग कि टॉर्क इज इक्वल्स टू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E2 के, फाई I2 टू के। प्लीज कैसे किए E2 से? देखो यहाँ पे रोटेटिंग मशीन है, रोटेटिंग मशीन का ये प्रिंसिपल है ना, डीसी मशीन तो रोटेटिंग है, यस Yes, sir. तो यहाँ पे देखो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर एसी मशीन है, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो ये दोनों जगह से देखने के बाद हमको एक तो चीज समझ में आ गया, अगर हम फाई बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा, मतलब आपस में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे जब हमारा ये प्रोपोर्शनल ही चल रहा है, अभी हम लोग कुछ नहीं किए हैं इसमें, तो ये प्रोपोर्शनल को तो हम लोग हटा सकते हैं ना, फाई की जगह ई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कांस्टेंट ही होगा ना उसके अलावा। तो Yes, sir. Yes, sir. इसी के लिए हम लोग टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाई टू, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हमारा क्या है, तो अब तुम लोग यहाँ से हेडिंग डाल सकते हो, टॉर्क इक्वेशन के बाद सिर्फ ये लिख सकते हो, बट अगर हम सिर्फ हेडिंग डाल करके अगर डायरेक्टली लिख देते टॉर्क इक्वेशन ये होता है ऐसे करेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मशीन बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, अगर समझना चाहो तो हर एक पॉइंट जो है लास्ट में आपस में कनेक्टेड है। इनफैक्ट जब तुम लोग सिंक्रोनस मशीन पढ़ोगे उसका फेजर डायग्राम भी कुछ नया नहीं है, सब जो है, और पावर सिस्टम का आधा पार्ट और मशीन का आधा पार्ट दोनों आपस में बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि मशीन अलग सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम अलग सब्जेक्ट है, डीसी मशीन अलग सब्जेक्ट है, अलग टॉपिक है। हाँ कुछ केसेस में अलग होगा, जैसे पाथ मतलब पैरेलल पाथ, ये सब इंडक्शन में नहीं होता है, लेकिन ईएमएफ इक्वेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। यहां से हम लोग लिखेंगे टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन, ये हम लोग को पता चल गया। और हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग के पास रोटर का सर्किट है। रोटर का सर्किट कैसा होता है, कहीं पे भी जाओगे डायरेक्टली इस तरह से बना होता है, बट हम विथ डेरिवेशन तुम लोग को बताएं कि यहाँ पे SE2 क्यों होता है, यहाँ पे R2 क्यों होता है, यहाँ पे SX2 क्यों होता है, E2 का वैल्यू क्या, E2 सॉरी, यहाँ पे करंट जो है I2 का वैल्यू क्या होता है बताओ, SE2 डिवाइडेड बाय SE2 divided by root under R2 का स्क्वायर प्लस S into X2 का स्क्वायर। cos फाई टू का वैल्यू क्या होता है,
ये होता है हमारा R2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। समझ आया गौतम? समझ आया तुमको क्यों हम लोग I2 निकाल रहे थे, क्यों हम लोग phi 2 निकाल रहे थे? यहाँ पे phi 2 होगा। ठीक है, हर चीज का एक कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ऐसे तो हम लोग मतलब बिना मतलब का लेबर वाला तो काम करेंगे नहीं, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। अब बस सिंपली इसको वहां पे पुट करना है हम लोग को, जो भी डाटा है उसको। अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K इंटू E2। I2 की जगह क्या लिखेंगे, SE2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का स्क्वायर cos phi 2 R2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। यही हम लोग लिखेंगे। इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को फाइनली मिलता है टॉर्क इज इक्वल्स टू K इंटू S इंटू E2 का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर। हम लोग कहीं पे भी टॉर्क इक्वेशन देखोगे तो टॉर्क इक्वेशन यही है, टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मशीन। हम 3 फेज नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग सिंगल फेज लेकर के चल रहे हैं। हम लोग तो सिंगल फेज का रोटर एनालिसिस किए ना। ये सर्किट कैसा है, ये सिंगल फेज का है या 3 फेज का है? 3 फेज का तो 3 अलग अलग वाइंडिंग होगा ना, ये इस तरीके से इधर Yes. जाएगा। तो हम लोग ये सिंगल फेज एनालिसिस किए, इसी के लिए अगर हम लोग 3 फेज में जाएंगे तो यहाँ पे बस 3 आ जाता है। तो अभी हम लोग उतना डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग बस टॉर्क का इक्वेशन डेराइव किए, कंडीशन देखेंगे मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, फिर हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग मैक्सिमम का क्या रिलेशन है, फिर हम लोग देखेंगे मैक्सिमम फुल लोड का क्या रिलेशन है। कुछ चीज को रटना नहीं है तुम लोग। क्या अभी तक कुछ ऐसा बताया जिसको तुम लोग को रटना है या मतलब याद करना है कि अरे ये इसके बाद ये कर लिए वो कर लिए? सब कुछ अपने आप होता चला गया। बस तुम लोग स्टेप लिख लेना कि क्या चीज के बाद क्या करेंगे। आज के समराइज में जब हम बताएंगे आज का समरी, तो तुम लोग को यही बताएंगे कि टॉर्क इक्वेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम लोग डेराइव करेंगे तो इजीली डेराइव कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ के बाद निकालते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, कंडीशन निकालना है। कंडीशन किस चीज में निकालेंगे? जो वेरिएबल होगा उसी पे तो कंडीशन निकालेंगे ना, जो फिक्स है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग टॉर्क का सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू K इंटू एस इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2। बोलते जाओ जल्दी से फटाफट, सो दैट कि तुम लोग का रिवाइज हो जाए। SX2 होल स्क्वायर। देखो बोलने जब बोले जरूरी नहीं है माइक ऑन करके बोलना, खुद से भी बोल सकते हो। हाँ, जब हम पूछेंगे तब तुम लोग को बोलना है, क्योंकि ये ऐसा लिख लो कि आंख बंद करके ही भी कोई पूछे क्या होता है तो K इंटू एस स्क्वायर सॉरी K इंटू एस इंटू ई स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ये याद होगा तभी हम लोग डेराइव कर पाएंगे। अब इसके बाद ये हम लोग को कैसा फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, A/B फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। और हम लोग इसको मैक्सिमम किसी भी चीज को जब निकालना होता है तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे? जिसका वैल्यू चाहिए हम लोग को, स्लिप का वो वैल्यू चाहिए जिसमें हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। इसी के लिए स्लिप के टर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हम लोग को कंडीशन मिल जाएगा। अब ये A/B को डिफ्रेंशिएट करना है, d/ds ऑफ A/B। जब ऐसा होता है, ये A/B को डिफ्रेंशिएशन तुम लोग पढ़े होगे मैथ्स में, ये नीचे b स्क्वायर हो जाता है, d/ds ऑफ A माइनस A इंटू d/ds ऑफ B। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। कुछ Yes. नया तो नहीं बता रहे हैं? हेलो सर, अब हाँ बोलो, सर एस का रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्या चीज? एस का रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा S का ही वैल्यू पे देखो, स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। रनिंग कंडीशन में स्लिप का वैल्यू कितना होता है, लेस देन 0.002 या 0.02, ऐसे ही होता है। मतलब क्या वेरी कर रहा है, मोटर चल रहा है तो 1, ये ना घटता जा रहा है धीरे धीरे इधर। तो जो चीज घटता जा रहा है उसको हम लोग, देखो स्लिप हम लोग के हाथ में नहीं है, वो हम लोग किस स्पीड से चलाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग को स्लिप मिलेगा। बट हमारे हाथ में जो है, मतलब जो डिजाइन इंजीनियर होता है, वो जब रोटर को डिजाइन कर रहा होगा तो वो R2
और x2, तो उसके हाथ में होगा ना कि क्या डाल दे जो R2 का वैल्यू इतना होगा, क्या डाल दे जो x2 का वैल्यू इतना होगा। तो जो डिजाइन इंजीनियर है, जो डिजाइन कर रहा होगा, वो सोचेगा कि स्लिप का वो कौन सा वैल्यू में ये टॉर्क जो है, मतलब ये मोटर जो है ये मैक्सिमम टॉर्क देगा, वो डिसाइड करता है डिजाइन इंजीनियर। इसी के लिए हम लोग को स्लिप तो हमारे हाथ में नहीं ना है, चाहे फिर वो डिजाइन इंजीनियर हो, चाहे फिर वो ऑपरेटिंग इंजीनियर हो। स्लिप जो है वो 1 से घटता चला जाता है, और ये ऑपरेटिंग इंजीनियर इसको ऑपरेट करेगा कि अच्छा इतना स्लिप में हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क देगा, वो बताया है नेम प्लेट में, तो हम इतना स्लिप में ऑपरेट करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग स्लिप के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हम सबको मिटा देते हैं। देखो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को dt बाई डी एस इज इक्वल्स टू, ये बड़ा सा ऐसा k बाहर निकल जाएगा, ये कांस्टेंट है, k बाहर निकाल दो, ये बच जाए बी स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, r2 स्क्वायर प्लस sx2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा b, r2 स्क्वायर प्लस sx2 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ a, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे सिर्फ s प्रेजेंट है, देख पा रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ s क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी जो टर्म बचा हुआ है वही यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अच्छा ये ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दो, ठीक है, e2 का स्क्वायर को भी बाहर निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये बच जाएगा r2। ऐसे ही होगा। यस सर। किसी को भी कहीं पे भी समझ नहीं आएगा तुरंत पूछ लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और रटना नहीं है। हम लास्ट में आज तुम लोग को बताएंगे कि कैसे इसको याद करें। देखो ए क्या है, ऊपर वाला टर्म s इंटू r2 ब्रैकेट में, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर r2 क्या है, कांस्टेंट है ना, इसमें तो s कहीं पे नहीं है, तो ये 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। यहाँ s स्क्वायर x2 स्क्वायर, s स्क्वायर x2 स्क्वायर, s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s 2s x2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, इज इक्वल्स टू 0, तब हम लोग को मैक्सिमम कंडीशन मिलेगा। जैसे ही ये इक्वल्स टू 0 किए, ये टर्म उधर भेज दिए 0 हो गया, ये टर्म उधर भेज दिए 0 हो गया ना। यस सर। yes sir अब हमारे पास क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया सिर्फ ये इतना। इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, अब हम लोग इसको जो है आगे पढ़ते हैं। इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जब हम लोग सॉल्व किए, इसका ब्रैकेट ओपन करो, सारा चीज सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा r2 का क्यूब प्लस s इंटू x2 का होल स्क्वायर इंटू r2, माइनस है उस साइड भेज दो सीधा, उस साइड भेजेंगे तो प्लस होगा ना, yes sir s इंटू r2 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2s इंटू x2 का स्क्वायर, या फिर अभी उस साइड मत भेजो इसी साइड रखने दो, इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये हो Yes, गया r2 का क्यूब प्लस s x2 का होल स्क्वायर इंटू r2 माइनस, यहाँ पे s, यहाँ पे s, यहाँ पे x2 का स्क्वायर पहले से था, x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया इंटू r2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। यस सर। ये s और ये s मिलकर के s स्क्वायर, x2 का स्क्वायर r2 ठीक है। यहाँ देखो ये टर्म जो है और ये टर्म है, दोनों सेम है। यस सर। 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। -1 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r2 क्यूब इज इक्वल टू, सर नहीं समझे थोड़ा सा। देखो कहाँ नहीं समझ में आया, इधर तो समझ गए होगे ये सारा, कहाँ से नहीं समझ आया वो बताओ पहले। बस ये जो लास्ट वाला बता रहे थे कैसे। ये वाला ना, Yes, देखो sir. ये SR2 लिख दिए, यहाँ पे SR2, ये 0 को हटा दिए, ये 2SX2 बस सेम एज इट इज लिख दिए। S इंटू एस क्या हो जाएगा, S स्क्वायर होगा, Yes, sir. मतलब यहाँ से S को हम मिटा दें और यहाँ पे स्क्वायर लिख दें तो कुछ गलत नहीं है। नहीं सर। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को मिटा करके हम ऐसे करके स्क्वायर लिख दें तो कोई गलत नहीं है। नो सर। बस वही चीज यहाँ पे किए हैं, SX2 का होल स्क्वायर 2R2, ठीक है। Yes, sir.
चलो म्यूट कर लो। तो देखो यहाँ पे ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, बाकी ये दोनों तो सेम है ना। 1 - 2 क्या होता है? -1 होता है। तो इसी के लिए फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R2 का क्यूब माइनस SX2 का होल स्क्वायर इंटू R2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेजेंगे, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल लग जाएगा, ऐसे ही होगा। Yes, sir. यस सर, R2 ये कैंसिल। कट गया, ये कट गया, मतलब हमारा R2 का यहाँ पे 2 आ जाएगा। R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू SX2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, मतलब सिंपल है, दोनों साइड रूट लगा दो। Yes, ये sir. स्क्वायर के साथ ये कट गया, ये स्क्वायर के साथ ये कट गया, क्या आ गया फाइनली? R2 इज इक्वल टू SX2, मतलब S इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई X2। ये आया। अब हम Yes. लोग ये जो डेराइव किए हैं S इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई X2, ये क्या कंडीशन को डेराइव किया हम लोग? कंडीशन फॉर मैक्सिमम का। मैक्सिमम कंडीशन टॉर्क। फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मतलब इस टाइम में हमारा जो है, अगर R2 और X2 का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारा मैक्सिमम टॉर्क कब देगा। ठीक है, तो इस मैक्सिमम टॉर्क को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट के लिए यहाँ पे SM लिख देते हैं, STM लिख देते हैं। SM लिखते हैं हम देखो, हम STM लिखते हैं, बट तुम लोग बुक में देखोगे वो SM लिखा रहेगा। और बुक का हम इसलिए तुमको बताते हैं तुम लोग को क्योंकि अच्छा ये वो वाला वीडियो तो प्ले नहीं हो गया ना, तो फिर को हो जाएगा, नहीं हुआ है। चलो देखो, हम STM इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये स्लिप, कौन सा स्लिप को बता रहा है? स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर, वही स्लिप को बता रहा है ना ये। अगर SM लिख देंगे तो फिर तो तुम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा मैक्सिमम स्लिप पे, इसी के लिए हम SM पे नहीं जाते हैं, हम STM लिखते हैं। बाकी तो तुम लोग जो है मेरा कन्वेंशन पे जाओ और STM को SM से कन्वर्ट कर देना लास्ट में। हम बताएंगे लास्ट में बुक में क्या रहता है क्या नहीं रहता है उसको, ठीक है। ये तो हमारा स्लिप आ गया। अगर हम पूछेंगे बताओ मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू कितना होगा अगर हम तुम लोग से पूछें, तो तुम लोग का आंसर होना चाहिए सर, टॉर्क का जो इक्वेशन था K इंटू E2 स्क्वायर इंटू S इंटू R2 डिवाइडेड बाई इसको रिप्लेस कर देंगे। R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली सर आप जहां पे भी S है वहां पे R2 बाई X2 पुट कर दीजिए, हम लोग को मिल जाएगा क्या? हम लोग को मिल जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये हम लोग मैक्सिमम टॉर्क का बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा? जब S इज इक्वल टू R2 बाई X2 पुट करेंगे। अब पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो पुट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, हम थोड़ा सा इसको एनलार्ज करते हैं सो दैट कि तुम लोग को यहीं पे समझ आए कि कैसे पुट हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो जहां जहां पे S है वहां पे क्या पुट होगा? R2 बाई R2 by X2। X2। यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा R2 बाई X2। ठीक है, ये R2 और ये R2 मिलकर के क्या हो जाएगा? R2 स्क्वायर। R2 square। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको R2 स्क्वायर। यस सर। ये X2 और ये X2 कट जाएगा, यस सर। इसको हम काट दिए। तुम लोग नोट्स बना सकते हो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा बचेगा स्क्वायर, ऐसे ही बचेगा। यस यस सर, ये R2 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। इसको काट करके हम यहाँ पे लिख देंगे 2R2 का स्क्वायर। ये R2 का स्क्वायर और ये R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपस में? हो जाएगा सर। कैंसल हो जाएगा। तो कैंसल होगा तो क्या हम लोग कर देंगे, ये दोनों हटा देंगे यहाँ से। ये X2 डिवाइडेड में है, बटे में है, मतलब डिवाइडेड में ये नीचे आ जाएगा। तो हम लोग को T मैक्सिमम का वैल्यू कितना मिल गया? K इंटू E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2XM मिल गया ये हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से फटाफट, और अगर डाउट है तो हम फिर से वैसा डेराइव नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, देख लेना कैसे कैसे काट रहे हैं। डिजिटल पढ़ाने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि काटते हुए कभी मिस्टेक नहीं होगा। X2 को XM लिख दिए। अच्छा यहाँ पे X2 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन फाइंड करेंगे।
रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में बताओ? एक नॉर्मल टॉर्क जिसको हम लोग फुल लोड टॉर्क बोलते हैं, फुल लोड टॉर्क, एंड मैक्सिमम टॉर्क। बस हम तुम लोग को बोलेंगे इसको याद रखो। दूसरा एक और रिलेशन होता है जो कि रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। हम इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि तुम लोग इसको याद करो। ये वाला अगर तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे याद। ये याद कर लिए, हो गया, काम खत्म हो गया। हम लोग इसको तुरंत यूं चुटकी में निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब इसको हम यहाँ से हटा करके नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब इसका हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे। बाकी तुम लोग को बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इसका डेरिवेशन वगैरह सारा चीज बहुत अच्छे से करा देते हैं। क्या जरूरत है? हमारा दिमाग लिमिटेड चीज को स्टोर करने के लिए बनाया ना। पता है नहीं कि मतलब भरते चले गए। जो चीज अननेसेसरी का चीज है उसको हम लोग याद नहीं करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग को नॉर्मल टॉर्क जो है TFL, उसका फॉर्मूला पता है। नॉर्मल टॉर्क को ही फुल लोड टॉर्क बोला जाता है। ठीक है, TFL क्या आप पढ़े थे बताओ? K इंटू R2 का स्क्वायर S इंटू E2। एक सीक्वेंस में याद रखना, K इंटू S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। T हमारा मैक्सिमम टॉर्क क्या मिला था? K इंटू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2। 2x2। सबसे मेन नोटिस करने वाला बात यह है, क्या मैक्सिमम टॉर्क स्लिप पे डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। क्या मैक्सिमम टॉर्क R2 पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये डिपेंड, देखो जब टॉर्क स्लिप हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, तो ये इक्वेशन को हम विथ ग्राफ समझाएंगे कि कैसे वो हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वो काफी तुम लोग एंजॉय करोगे। अभी फिलहाल तुम लोग ये रिलेशन समझ लो। ये बहुत मतलब लोग रटवा देते हैं ये सब, बट मेरा वैसा कुछ नहीं। हम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं रटने बोलेंगे। देखो TFL, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में TFL डिवाइडेड बाई Tmax हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हम अभी लिख रहे हैं, फिर हम तुम लोग को दिखाएंगे कि ये सॉल्व कैसे करना है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इंटू E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xm। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनली आंसर मिलेगा ना 2x2 सर। अच्छा, ये xm बार बार क्यों लिखा जा रहा है मेरे से? x2 इसी को डराइव करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा फाइनली, जो कि बहुत टफ लगता होगा, या फिर जो कि बहुत तुम लोग को लगता होगा अरे इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है कैसे होगा। देखो इसको हम पहले तो छोटा कर देते हैं, उसके बाद इसको हम बड़ा कर देंगे। देखो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मतलब A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई D, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यस सर। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये D तो चला जाएगा ऊपर और ये B चला जाएगा नीचे, ऐसे ही होगा। यस सर। मतलब ये हो जाएगा AD डिवाइडेड बाई BC, ऐसे ही होगा। यस सर। अब हम इसमें देखते हैं क्या है A, क्या है B, क्या है C। ये वाला जो टर्म है ये क्या है? तो ये A है। ये वाला टर्म क्या है? ये B है। ये क्या है? तो ये C है। ये क्या है? तो ये D है। बाकी हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब हम सिंपली जो है यहाँ पे आंख बंद करके लिखेंगे, कौन ऊपर गया कौन नीचे गया उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। TFL डिवाइडेड बाई Tmax हम क्या लिखेंगे? AD, A क्या है? तो ऊपर वाला, K इंटू S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2, D क्या है? तो नीचे वाला इंटू 2x2 डिवाइडेड बाई B क्या है? ये देख लीजिए, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर इंटू C क्या है? तो K इंटू E2 स्क्वायर। क्या गलती होने का कोई चांसेस है कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा? अगर इसमें करोगे तो गलती होगा, श्योर गलती होगा। मेरे से भी हुआ था कॉलेज में, तुम लोग से भी होगा, बच नहीं सकते हो कोई। ठीक है, लेकिन अगर ABCD टाइप से कर लिया, हाँ ये कॉपी में नहीं कर सकते हो, साइड में कहीं पे कर देना, नहीं तो टीचर सोचेगा ये ABCD सिखा रहा है क्या हमको। तो वो सब नहीं करना है। ठीक है,
अपने लिए अपनी चीज मतलब साइड में करना है, ठीक है। देखो ये हो गया कॉपी, इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व हो रहा है वो तुम लोग देखो। काटते जाएंगे हटाते जाएंगे, रेड से काटते हैं, e² के कहानी खत्म हो गया इतना। अरे बोलते जाओ नहीं तो फिर बोलोगे कि Yes, सर sir. समझ नहीं आया। इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, सॉरी एस नहीं हटेगा, और आप तो एस को भी हटा दे रहे हैं फिर बोलते हैं हटेगा नहीं, दिक्कत है। देखो ऐसा हो गया। अब क्या करो, अब हम लोग नीचे से x² को कॉमन ले रहे हैं। क्यों x²? नीचे r² है, x² है। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन यही आएगा कि r² को कॉमन लें कि x² को कॉमन लें। तो हम लोग को तो r2/x2 फॉर्मेट चाहिए ना। अगर r2² कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तो x2/r2 बन जा रहा है, लेकिन ऊपर में तो नहीं बन रहा है ना। अगर r2 लेंगे तो x2/r2 बनेगा, जो कि हम लोग को 1/s हो जाएगा। तो हम लोग इसी के लिए सोचेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग x² कॉमन लें। और सिंपल सा लॉजिक देखो इस चीज का ये है कि s का कोफिशिएंट को हटाना, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला कहीं याद रहता है। कंफ्यूजन हम लोग देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × s × sm डिवाइडेड बाई sm² प्लस s²। तो ये s दिख रहा है ना, ये s वाले कोफिशिएंट को हटाना है। ये कैसे हटेगा, x² कॉमन कॉमन लेंगे तो हम दोनों जगह से x² कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम, ये इस तरीके से था, ऐसे ही था, इसको हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं सबसे पहले तो, s² x² ऐसे ही होगा। दोनों Yes, sir. जगह से हम क्या करते हैं, x² को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे x² हम बाहर ले गए, यहाँ पे x² आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, ऐसे ही होगा। यस सर। ये दोनों कट गया, और यहाँ पे ये दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं r2/x2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हैं। Yes, sir. ये x2 से ये x2 का एक कट गया, यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको काट दो। ये x2 को ऊपर भेज दो वहां पे जहाँ पे r2 है, तो ये x2 को यहाँ पे हटाए, और ये जो है x2 हो गया। r2/x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस sm या stm। stm इज इक्वल टू r2/x2। तुम लोग को sm लिखना है sm लिख सकते हो, मेरा कन्वेंशन stm है, ठीक है। ये हो गया tm। देखो stm लिखने से कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। stm मतलब स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, बस, डिवाइडेड बाई टी मैक्स। ये हो जाएगा 2, पहले 2 आया, 2 को लिखे इनटू s इनटू, इसको हम लोग sm लिख सकते हैं या stm, डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग stm लिख सकते हैं। इसी को तो डेराइव करना रहता है ना हम लोग को। कितनों को यहाँ तक समझ नहीं आया वो बताओ। तो यहाँ पे एस और एस एम दोनों डिफरेंट है ना? हाँ, एस मतलब फुल लोड में कितना स्लिप होगा, जैसे जो 0.03% जो स्लिप दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो हमारा एस है, जो कि हमेशा फुल लोड का स्लिप क्वेश्चन में गिवन होता है। STM मतलब मैक्सिमम टॉर्क जब मिलेगा उस टाइम में स्लिप का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों डिफरेंट है। स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, और उसको डिराइव करने के लिए ये क्वेश्चन में आया है, जो कि हम बोले थे याद नहीं रखना है कभी, अदरवाइज हम थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं सो दैट कि तुम लोग का क्लियर ही हो जाए सारा चीज। नहीं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोग को ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं सर, डाउट टाइम, बस। और हम लोग 2-3 मिनट, इसके बाद फिर हम लोग जो है डाउट लेंगे, ठीक है। इसका गैप तो बच ही नहीं रहा है। इसका फॉर्मूला क्या आया है, TFL डिवाइडेड बाई T मैक्स
इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस इंटू एस टी एम बोल लो, एस एम लिखोगे, चलो एस एम ही लिख लेते हैं, एस एम लिखिए, डिवाइडेड बाई एस एम का स्क्वायर एस एम प्लस प्लस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर। ऐसे ही है, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, उतना हम डेराइव कर लिए। अब उतना फालतू हम फिर से इतना चीज यहाँ पे डेराइव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि एट स्टार्टिंग देखो, फुल लोड टॉर्क में क्या होता है, स्लिप एस, मैक्सिमम टॉर्क में क्या होता है, स्लिप एस एम। यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे एस एम होता है। स्टार्टिंग टॉर्क में क्या होता है, एस इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम टॉर्क में क्या होता है, तो एस एम। तो जहां पे भी इस इक्वेशन में एस है उसको हम लोग क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, 1 से 1। और ये टी एफ एल क्या हो जाएगा, टी स्टार्टिंग हो जाएगा। इसी के लिए तुम लोग जो बुक में देखोगे कहीं पे भी टी स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई टी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा होता है 2 SM डिवाइडेड बाई SM का स्क्वायर प्लस 1। आज सबको ही जाना, बुक देखना, जो भी बुक से ये देखना है कैसे देखना। बताइए ना, स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क हाँ का। सर, समझ नहीं आया सर, फिर से बता दीजिए। देखो कहाँ जा रहा है भाई, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट हम लोग को देना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग किसके किसके बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क में स्लिप का वैल्यू क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है स्लिप का वैल्यू, स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी, उस टाइम में एनआर 0 होता है, एनआर 0 है तो एस इज इक्वल 1 टू सर। एनएस माइनस 0 डिवाइडेड बाई एनएस मतलब 1, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 1। मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है स्लिप का वैल्यू, एस एम। यहाँ पे आप मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, एस एम। फुल लोड टॉर्क एस होता है। एस एम को हम लोग बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एस एम है, जहां पे भी एस है वहां पे हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, तो एस इज इक्वल टू 1। तो एस इज इक्वल टू 1 से रिप्लेस करने गए तो हम लोग सिंपली इसको कॉपी किए और ये हो गया पेस्ट। जहां जहां पे एस है उसको हम लोग मिटाए और वहां पे हम लोग 1 लगा दिए। और ये टी एफ एल वहां पे फुल लोड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्टार्टिंग। इसी के लिए टी स्टार्टिंग बाई टी मैक्सिमम का फॉर्मूला जो आता है 2SM SM स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यस सर। अब हम लोग फाइनली 5 मिनट कंक्लूजन पे लेते हैं आज का समरी। देखो हम लोग आज थोड़ा सा क्लास को हम लोग डिले किए, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बट हाँ कोई टॉपिक का अगर हेल्प लेना है तो 2-3 मिनट हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे 5 मिनट जैसा। और अगर क्योंकि हमको भी ब्रेक चाहिए होता है, कंटिन्यूअस 1.5 घंटा बोलना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और हो सकता है तो हम तुम लोग को अगर पहले एक दिन रिकॉर्डिंग दे दें तो फिर हम लोग का जरूरत नहीं है क्लास 1 घंटा का जाना, ठीक है। यस सर। वो भी किया जा सकता है, वो दोनों पे काम करेंगे। सबसे पहले तो अभी मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि टीचमेंट में क्लास कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे में तो फिर कोई भी कर सकता है ना। तो उसको उसके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाएंगे। अगर नहीं बन पाएगा तो फिर जूम तो है ही, वो पता है हमको, ठीक है। देखो समराइज आज का करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले आज हम लोग ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन देखें। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर 4.44 F इंटू 5 इंटू एन। दूसरा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ क्या देखें हम लोग, डीसी मशीन। डीसी मशीन DC machine 5PNZ बाई 60A। तीसरा बेसिक्स हम लोग देखे, टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो होता है पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा, मतलब एंगुलर स्पीड। टॉर्क एंगुलर में लगता है ना, एंगल में लगता है, इसी के लिए एंगुलर स्पीड। इससे हम लोग को फाइनली ये डिराइव हुआ, दैट इंप्लाइज टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 और phi2। अब यहाँ पे phi2 क्या है, तो phi2 इज एंगल बिटवीन E2 एंड I2, ठीक है। फिर चौथा चीज हम लोग क्या देखे, तो TFL का फॉर्मूला देखे। क्या देखे, तो K इंटू S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय
R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल SX2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर। पांचवा चीज हम लोग ये देखे कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। कंडीशन कैसे मिलता है? तो D/ds ऑफ TFL को इक्वल टू 0 करने से मिलता है। वैल्यू क्या होता है? SM इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई X2 होता है। छठा चीज हम लोग ये देखे रिलेशन बिटवीन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क क्या है? तो TFL डिवाइडेड बाई T मैक्सिमम क्या होता है? 2 इंटू S इंटू SM डिवाइडेड बाई SM स्क्वायर प्लस M। सातवां चीज हम लोग ये देखे रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो ये था T स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई T मैक्सिमम, फॉर्मूला था 2 इंटू SM डिवाइडेड बाई SM स्क्वायर प्लस 1। किसी का कोई डाउट है तो अब डाउट सेशन हम लोग लेते हैं। तो एक दो पीछे वाले पेज में जाइए ना। बस किसी का कोई डाउट है तो 2 मिनट हम लोग डाउट लेते हैं। टाइम हम लोग का ऑलरेडी निकल चुका है। हम लोग इतना लेट कल से नहीं करेंगे। कल से हम लोग का फिक्स टाइम रहेगा, समरी का टाइम रहेगा 9:15 बजे। अगर 9:15 बज जाता है और मेरा पढ़ाई अगर फ्लो में रहता है तो तुम लोग याद दिला देना कि सर समरी टाइम हो गया। 5 मिनट हम लोग समराइज करेंगे, 10 मिनट हम लोग डाउट लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक है? आई होप तुम लोग समरी को एंजॉय करते होगे कि आज हम लोग क्या सीखे। आज हम लोग इतना ही चीज सीखे क्या? मतलब ऐसा तुम लोग को फील होता होगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है, बहुत काम का चीज होता है ये सब। हाँ, और एक हम लोग रोटर सर्किट तो बनाए ही नहीं, एक हम लोग और चीज सीखे थे ना यहाँ पे। 8वां चीज क्या सीखे थे? रोटर सर्किट। हाँ, रोटर सर्किट क्या होता है वो फिर से डिजाइन होगा कि R2/S कहाँ पे आता है। R2 वो पावर स्टेज जब पढ़ेंगे ना तब तुम लोग को समझ में आएगा वो सब। देखो ये जो है यहाँ पे ये शॉर्ट कर देते हैं इसी चीज को। जब हम लोग ये पावर सिस्टम में पढ़ेंगे तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे क्या? तो ये VR हो जाएगा और ये VS हो जाएगा। इसी चीज को जब हम लोग अल्टरनेटर में पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जनरेटर लगा देंगे और यहाँ पे लोड लगा देंगे इस तरह का। तो ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर जगह सेम चीज है, ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस अलग है, इंडक्शन अलग है, DC अलग है। हाँ, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है, तब तो नाम अलग है ना। सारा चीज सेम हो जाएगा तो फिर नाम अलग क्यों देंगे? लेकिन हाँ, समझना है हम लोग को। हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं। क्यों शॉर्ट करते हैं ये तो पता है ना तुम लोग को? ताकि शॉर्ट सर्किट पाथ मिले और करंट का फ्लो हो। यहाँ पे करंट ही फ्लो हो रहा है ना। यस सर। अगर ये शॉर्ट नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं होता। ये हम लोग का R2, आवाज ये हम कट लोग का कट रहा है सर। SX2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का I2 का फॉर्मूला आता है S इंटू E2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। cos phi 2 का फॉर्मूला होता है R2 डिवाइडेड बाई, ये रूट में होगा, R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। डाउट सेशन 5 मिनट से ज़्यादा आज हम लोग डाउट नहीं लेंगे। किसी का कोई डाउट है तो पहले वो मैसेज करेगा सर मेरा डाउट है, उसके बाद फिर लेगा। सर आप जो वीडियो बनाए थे उसे भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो जो इससे पहले बनाए थे उसको भी हम भेज देंगे और ये वाला जो रहेगा इसको भी भेज देंगे। और ट्राई करेंगे कल के क्लास में। कल हमारा पावर सिस्टम है, बहुत स्टूडेंट नए स्टूडेंट रहेंगे उसमें, तो कल हो सकता है माहौल एक मशीन का डे 1 जैसा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तुम लोग को हम क्लास में ही बता देंगे कि कल कौन सा क्लास है। ठीक है, कल हम लोग का मशीन का क्लास नहीं है, कल हम लोग का पावर सिस्टम का क्लास है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। देखो क्वेश्चन सर पूछने ये से पहले ना, क्वेश्चन को पूछने से पहले तुम मैसेज कर देना कि सर मेरा है। हालांकि तुम पूछ सकते हो, अभी हल्ला नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत स्टूडेंट पूछने लगेंगे तो फिर दिक्कत होता है। हाँ सर, तो सर ये था कि रोटर सर्किट के साथ ये स्लिप क्यों आता है बार बार? मतलब सर ये स्लिप का कंसेप्ट हमको समझ नहीं आ रहा। स्लिप क्यों आ जा रहा है बार बार?
देखो स्लिप इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब बहुत 41 स्लाइड बन चुका है, तो तुमको हम वहां से दिखा नहीं सकते, हम फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये एफ आर इज इक्वल टू एस एफ एस, समझ में आया क्या? हाँ सर, ये आ गया था तो वहाँ हाँ, तो ये हम लोग का रोटर है और ये हम लोग का स्टेटर है। रोटर में क्या हो रहा है, एस टाइम। सपोज करो ये ट्रांसफार्मर का इक्वेशन लो, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ही इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है 4.44 एफ इंटू फाइव इंटू एन, ऐसे लिखते हैं हम लोग। हाँ ये हम सर। लोग का स्टेटर का इक्वेशन है। मान लो सपोज करो एग्जांपल के लिए प्राइमरी का है, मतलब स्टेटर का है। प्राइमरी का ट्रांसफार्मर मतलब इंडक्शन मोटर का स्टेटर। ये इसका नाम E1 दे दो। E2 इज इक्वल टू 4.44 एफ इंटू फाइव इंटू एन, यहाँ N1 दे दो, यहाँ N2 दे दो, मतलब एग्जाम्पल के लिए। ये हमारा रोटर है। हम लोग यहाँ पे जाने हैं क्या, रोटर का फ्रीक्वेंसी एफ के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एफ आर लिखेंगे। यहाँ एस एफ के जगह क्या लिखते थे, एफ एस लिखते थे। FS होता था। हम लोग इस एफ आर में क्या करेंगे, एस एफ एस करेंगे। एस टर्म आ जाएगा और एफ एस आ जाएगा, जो कि हमारा एस टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ट्रांसफार्मर यहाँ पे होता तो वहां तो दोनों में एफ एस रहता था ना। हाँ सर। तो ये एस जो आ रहा है एक्स्ट्रा टर्म, उसी के चलते यहाँ पे भी तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा ना। अगर ये तो ट्रांसफार्मर है ना, ये थोड़ी इंडक्शन है। वो तो हम समझा रहे हैं कि एस E2 क्यों आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एस नहीं तो यहाँ पे भी एस नहीं। ट्रांसफार्मर में ये तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हो गया ना, लेकिन यहाँ पे तो एस है ना, इसी के लिए यहाँ पे भी एस। इसी के लिए हम लोग रोटर सर्किट में एस इंटू E2 सर लिखते हैं। इसी यहाँ के लिए पे स्लिप से का वहाँ पे भी रहेगा, ये तो जरूरी नहीं है। क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे रखते हैं क्या? हाँ सर। मतलब जैसे क्या, मतलब देखो सिंपल सा बात है, E1 बाई E2, सॉरी E1 बाई N1 इज इक्वल्स टू E2 बाई N2 इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव। यही होता है ट्रांसफार्मर पर टर्न का इक्वेशन, EMF पर टर्न, जो कि प्राइमरी हाँ में सेम होता है, सेकेंडरी में सेम होता है। हाँ सर। बट क्या हमारा इंडक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी में EMF सेम होता है? सबसे पहला तो यहाँ पे पर टर्न वाला नहीं कॉन्सेप्ट ही सर, नहीं आता है। नहीं यहाँ लगेगा। पे एस आ रहा है, तो इसी के लिए तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं ना, ये टर्म जो है ऐसा लिखा होना चाहिए, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है। अगर E2 बाई N2 कर देंगे, E1 बाई N1 कर देंगे, तो बाकी जो बच जाता है वो सेम है। बट यहाँ तो एफ आर, रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है, रोटर का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ये रोटर है तो एफ SFS। आर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हाँ एस एफ सर। एस। अगर एस एफ एस लिख रहे हैं मतलब ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले को अगर कंपेयर करें तो सिर्फ एक ही टर्म ना नया दिख रहा है हम लोग को, बाकी तो सब सेम है। यस सर। हम लोग ये इंडक्शन मशीन नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग वहां से सीख रहे हैं चीजों को कि वहां पे एस E2 क्यों आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है एस, तो ये टर्म एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर में तो नहीं था। तो जब हम लोग EMF का लिखेंगे इंडक्शन में, तो इसी के लिए यहाँ पे एस लिखते हैं। समझ आया? हाँ सर, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा देर में लेंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद। चलो आई थिंक तुम लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। वो वीडियो भी डाल देंगे जो हम 43 मिनट्स का बनाए थे, और ये वाला भी डाल देंगे। और कल हम ट्राई करेंगे, हालांकि कल तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कल तो पावर सिस्टम का क्लास है। पावर सिस्टम में भी हम लोग, अच्छा पावर सिस्टम का बात तो कल ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग का मशीन है तो ठीक है। कल हम लोग का क्लास लेकिन टीचमेंट पे ही होगा, ठीक है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा क्लास टीचमेंट पे ही हो। हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।